that anterior fontanel and bregma. What is bregma? It is also known as anterior glass for ops. So let us start with most important, that is fetal skull and maternal pelvis. So fetal skull, first you have to know that anterior fontanel and bregma. What is bregma? It is also known as anterior fontanel. This is your bregma or anterior fontanel. एंड इसके क्लोजर का टाइम पूछा जाता है. इट ऑसिफाइज एट 18 months आफ्टर द बर्थ. इट ऑसिफाइज एट 18 months आफ्टर द बर्थ. देन as we have anterior fontanel, there is also posterior fontanel, which is also known by the name of lambda. So this is your posterior fontanel, जहाँ पे दोनों पेराइटल और ऑक्सीपिटल फ्यूज हो रहे हैं वहाँ पे. एंड इट ऑसिफाइज जस्ट बिफोर द बर्थ. तो पहले पीछे वाला जल्दी बंद हो जाता है. जस्ट बिफोर द बर्थ इट ऑसिफाइज एंड द एंटीरियर fontanel ossifies at 18 months आफ्टर द बर्थ. जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तब ये जाके क्लोज होती है. तो इसका क्लोजर का टाइम पूछा जाता है. और क्वेश्चन ब्रेगमा और लेम्डा के नाम से भी आ सकता है या फिर एंटीरियर या पोस्टीरियर fontanel के नाम से भी आ सकता है. Then different diameters of fetal skull. Different diameters of fetal skull. First we will know the transverse diameter. जो ऐसे diameter है, these are transverse diameter. First is your bimastoid diameter. Bimastoid diameter यहाँ पे फिगर में नहीं है. It is 7.5 सेंटीमीटर और इसकी खासियत क्या है? It is the shortest diameter. तो bimastoid जो दो मेस्टॉइड प्रोसेस है उसके बीच में जितना डिस्टेंस है दैट इज बाइमेस्टॉइड डायमीटर एंड इट इज मेजरिंग 7.5 सेंटीमीटर एंड इट इज द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल. देन वी हैव द बाइटेम्पोरल डायमीटर. जो टेम्पोरल बोन के दो टेम्पोरल एमिनेंस है मीन्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टेम्पोरल बोन, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज बाइटेम्पोरल डायमीटर एंड इट इज मेजरिंग 8 सेंटीमीटर. Then you have the subsuperparietal diameter. Parietal eminence के नीचे वाला इसलिए subparietal. So it is measuring 8.5 centimeter. Then we have दोनों parietal eminence के बीच में जो distance है that is biparietal diameter and it is measuring around 9.5 centimeter. So bimastoid, bitemporal, super subparietal and bi पैराइटल. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पे लिख दिया. सो देयर इज अ निमोनिक टू रिमेंबर दिस ट्रांसवर्स डायमीटर. सो मिस टीना सो प्रेटी. सो मिस से बाई मेस्टॉइड इट इज 7.5. देन हमें सिर्फ 0.5 ऐड करना है. टीना का टी से टेम्पोरल बाई टेम्पोरल इट इज 8.5. देन सो के एस से है सुपर सब पेराइटल इट इज 8.5 सेंटीमीटर एंड प्रेटी के पी से है पेराइटल बाई पेराइटल विच इज मेजरिंग 9.5 सेंटीमीटर. और ये बाई पेराइटल डायमीटर जो है इट इज द मोस्ट कॉमन एंगेजिंग डायमीटर. जब फीटस का हेड मदर के पेल्विस में एंगेज होना स्टार्ट होता है, जब वो नीचे आना स्टार्ट होता है तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है? एंगेजमेंट. तो जिस डायमीटर से एंगेजमेंट होती है इट इज द बाइपेराइटल डायमीटर. ये क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन एंगेजिंग डायमीटर ऑफ फीटल स्कल इज इट इज बाइपेराइटल डायमीटर विच मेजर्स 9.5. अब कौन कौन से डायमीटर है जिसकी लेंथ 9.5 सेंटीमीटर है? इट इज बाइपेराइटल. देन एसओबी. एसओबी इज दिस डायमीटर सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक. ऑक्सीपिटल बोन के नीचे से इसलिए सब ऑक्सीपिटो टिल द ब्रेगमा तो सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक ये भी 9.5 है. देन एसएमबी. एसएमबी मीन्स सब मेंटो ब्रेगमेटिक. सब मेंटो ब्रेगमेटिक. सो मेंटम मीन्स चिन. दिस इज चिन. तो चिन के नीचे इसलिए सब मेंटो. तो सब मेंटो से लेके ब्रेगमा तक दिस इज ऑल्सो 9.5 सेंटीमीटर. सो
बाईपेराइटल, सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक एंड सब मेंटोब्रेगमेटिक। ये BSS जो है ये 9.5 सेंटीमीटर। देन मोस्ट लॉन्गेस्ट डायमीटर क्या है? इट इज द मेंटोवर्टिकल। दिस इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल विच इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर। और ये कौन सी प्रेजेंटेशन में ये डायमीटर एंगेज होता है? व्हेन देयर इज ब्राउ प्रेजेंटेशन। जब ब्राउ प्रेजेंटेशन होगी तब ये वाला डायमीटर एंगेज होता है एंड इट मेजर्स 14 सेंटीमीटर। एंड जब ब्राउ प्रेजेंटेशन होगी तो बच्चे की डिलीवरी कैसे होगी? थ्रू द सी सेक्शन। सो दिस mentovertical diameter is the most common diameter during C-section delivery also. So this is how you can easily remember. तो अभी हमने देखे ट्रांसवर्स डायमीटर, नाउ वी विल सी द एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर। इसमें फर्स्ट है सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक, जो अभी हमने देखा SOB, सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक। So this is your suboccipitobregmatic. Then we have suboccipitofrontal, ऑक्सीपुट के नीचे से लेके फ्रंटल एमिनेंस तक, सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल। देन यू हैव ऑक्सीपिटोफ्रंटल, सीधा ऑक्सीपुट से लेके फ्रंटल बोन तक, सुपीरियर ऑर्बिटल रिज तक। सो इट इज ऑक्सीपिटोफ्रंटल। इसकी लेंथ कितनी है? 11.5। देन सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल इस फिगर में नहीं है, तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा, अभी पीछे वाले में जो हमने देखा था। दिस इज योर सब मेंटो वर्टिकल, वर्टेक्स तक, मेंटम से लेके, मेंटम मीन्स चिन, चिन के नीचे से लेके वर्टेक्स तक, दिस सब मेंटो वर्टिकल। और इसकी लेंथ भी कितनी है? 11.5 सेंटीमीटर। देन यू हैव सब मेंटो ब्रेगमेटिक, ये वाला सब मेंटो ब्रेगमेटिक, इट इज ऑल्सो मेजरिंग 9.5 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है? मेंटो वर्टिकल एंड इट इज फाउंड इन ब्राउ प्रेजेंटेशन, एंड जिसमें दोनों में सब और मेंटो एक साथ आएगा वो दोनों फेस प्रेजेंटेशन में पाए जाते हैं। तो सब और मेंटो जब एक साथ होगा तो प्रेजेंटेशन फेस प्रेजेंटेशन होगा। देन नेक्स्ट इज योर मैटरनल पेल्विस। तो मैटरनल पेल्विस, जो पेल्विस है उसका एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। तो जो इनलेट और आउटलेट जिसमें दोनों है, यू हैव एन इनलेट मीन्स अंदर जाने का रास्ता है, देन एक कैविटी है जहाँ पे बच्चे का सिर एंगेज होता है, दैट इज द कैविटी, एंड आउटलेट जहाँ से डिलीवरी होती है, दिस इज नोन एज ट्रू पेल्विस और ट्रू पोर्शन ऑफ द पेल्विस। देन फॉल्स पेल्विस क्या है? इसके ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है, दिस इज द फॉल्स पेल्विस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी, जो पोर्शन एंगेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहा है या फिर जिसका कोई इनलेट कैविटी या आउटलेट नहीं है, द रिमेनिंग पोर्शन इज नोन एज द फॉल्स पेल्विस। और जिसके पास इनलेट है, आउटलेट है और कैविटी है, दैट पोर्शन ऑफ द पेल्विस इज कंसिडर्ड एज ट्रू पेल्विस। देन इनलेट के कुछ डायमीटर्स होते हैं जो हमें याद करने हैं। फर्स्ट इज योर एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर, एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर, ये जो ग्रीन लाइन है दिस इज योर एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू कॉन्जुगेट, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट वेरा। तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। एपी डायमीटर इज ऑल्सो नोन एज ट्रू कॉन्जुगेट, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट एंड कॉन्जुगेट वेरा। अब इसका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है? डिस्टेंस इज फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ sacral promontory to the upper border of symphysis pubis. Let me show you in this figure. So mid point of sacral promontory, this is the mid point of, ये sacrum है पूरा, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं sacral promontory. So mid point of sacral promontory to अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इसके अपर बॉर्डर तक। तो दिस इज योर ट्रू कॉन्जुगेट
और इसकी लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर। देन यू हैव ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट। ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट क्या है? फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमोंटरी टू द मिड पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, दोनों मिड मिड जिसमें ज्वाइन होंगे वो ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट है और इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट इज योर डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट क्या है? इट विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमोंटरी टू द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। और जो ट्रू कॉन्जुगेट या ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट है उस दोनों को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। उसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने डायगोनल कॉन्जुगेट की लेंथ आएगी, मीन्स ये जो लास्ट वाला था, डायगोनल कॉन्जुगेट की जो लेंथ आएगी उसमें से हमें 1.5 या 1.5 टू 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, देन इट विल गिव द लेंथ ऑफ ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट. So you cannot measure the obstetrical conjugate directly. You have to subtract 1.5 or 2 from the diagonal conjugate, then you will get the obstetrical conjugate. और diagonal conjugate की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर. So कैसे याद रखना है? 11, 10 and 12. 11 क्या है? ट्रू conjugate. 10 क्या है? obstetrical conjugate. and 12 क्या है? diagonal conjugate. तो 10 में 0 है और obstetrical में भी वो है, तो 10 जो होगा वो ऑब्स्टेटिकल होगा. देन देयर इज अ ट्रांसवर्स डायमीटर. ट्रांसवर्स डायमीटर कौन सा है? दिस इज द ट्रांसवर्स डायमीटर और इसकी लेंथ कितनी होती है? 13 सेंटीमीटर. देन ओब्लिक डायमीटर, दिस इज योर ओब्लिक डायमीटर और इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर. ये जो लेंथ है, दिस लेंथ आर अकॉर्डिंग टू DC दत्ता, तो यही हमें फॉलो करनी है. देन आउटलेट. आउटलेट के भी कुछ डायमीटर होते हैं, तो एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आउटलेट वो कितना है? 11 सेंटीमीटर. अभी इसके भी ट्रांसवर्स और बाइस्पाइनस डायमीटर होते हैं. तो व्हाट इज बाइस्पाइनस? ये जो इस्चियल स्पाइन है, तो दो स्पाइन के बीच में जो डायमीटर है दैट इज बाइस्पाइनस डायमीटर. Then you have posterior or sagittal diameter. Posterior और sagittal diameter. ये symphysis pubis के एकदम लोअर बॉर्डर से लेके टिप ऑफ कॉक्सिस तक जितना ये डायमीटर है इट इज नोन एज sagittal और posterior diameter और इसकी लेंथ सबसे कम है 5 सेंटीमीटर. So this is regarding the outlet of the pelvis. Then there are certain variations in the female pelvis. शेप के अकॉर्डिंग इनके नाम है. तो किसकी शेप के अकॉर्डिंग ये नाम दिए गए हैं? इनलेट, जो इनलेट है, एंट्री पॉइंट है, उसकी शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है ऑफ द फीमेल पेल्विस. फर्स्ट इज योर गायनेकॉइड पेल्विस. गायनेकॉइड पेल्विस जो है वो राउंड होता है. गायनेकॉइड पेल्विस इज राउंड. तो सी दिस फिगर, दिस इज योर गायनेकॉइड पेल्विस और इसकी इनलेट क्या है? राउंड. देन इसका एक होता है सब प्यूबिक एंगल. दिस इज योर सब प्यूबिक एंगल. तो ये यहाँ पे कैसा है? वाइड. और ये एंगल जितना वाइड होता है उतना ही इजिली बेबी की डिलीवरी हो जाती है. तो इन गायनेकॉइड सब प्यूबिक एंगल ऑफ आउटलेट इज वाइड, इसलिए डिलीवरी में देयर इज नो डिफिकल्टी. एंड गायनेकॉइड पेल्विस सबसे मोस्ट कॉमन वेराइटी है. अराउंड 50% फीमेल का जो पेल्विस है दैट इज गायनेकॉइड वेराइटी. देन यू हैव एंथ्रोपॉइड वेराइटी ऑफ द फीमेल पेल्विस. इसमें क्या होगा? एंटेरो पोस्टीरियरली ये ओवल होगा, ऐसे होता है, एंटेरो पोस्टीरियरली ओवल होगा ये. और जो इसमें सब प्यूबिक एंगल होगा दैट इज स्लाइटली नैरो. द सब प्यूबिक एंगल इज स्लाइटली नैरो. इस वाले के कंपैरिजन में इसका आउटलेट जो है थोड़ा नैरो, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिलीवरी में देयर विल बी डिफिकल्टी. और कौन सी डिलीवरी होती है? फेस टू प्यूबिस डिलीवरी. जो प्रेजेंटेशन होगी बच्चे में, पहले फेस बाहर आता है, तो वो वाली डिलीवरी इसमें होगी. देन एंड्रॉइड. एंड्रॉइड में क्या है? द शेप ऑफ द इनलेट इज ट्राइंगुलर, ऐसी शेप होगी. और सब प्यूबिक एंगल जो है इसमें नैरो होता है.
तो जस्ट सी दिस फिगर, कितना यहाँ पे एंगल कम है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, और पेरिनियल इंजरी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, पेरिनियल टीयर हो जाता है इस टाइप के पेल्विस में। देन लास्ट इज योर प्लेटिपेलॉइड, इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्सली ओवल, जो शेप होगी इनलेट की वो ऐसे होगी, ट्रांसवर्सली ओवल लाइक दिस, और इसमें एंगल जो है वेरी वाइड, द एंगल इज वेरी वाइड, दिस एंगल एज यू कैन सी दिस इज वेरी वाइड, सबसे ज्यादा इन तीनों के कंपैरिजन में इसमें सबसे ज्यादा वाइड है, इसलिए मोस्ट इजिली जो डिलीवरी होती है इट इज इन द प्लेटिपेलॉइड वेराइटी, बट इट इज प्रेजेंट इन ओनली 5% ऑफ केसेस. So this is the variations of female pelvis. Then there are certain pathological or abnormal pelvis. First is your triradiate pelvis, जो कि rickets या osteomalacia की कंडीशन में दिखाई देता है, and it is due to the deficiency of calcium. Triradiate क्यों है, ऐसा लगेगा तीन, इसमें से तीन चीजें निकल रही, three rod like structure are coming out, so this is, that is why due to the shape is known as triradiate pelvis. Then you have the Nagel pelvis. Nagel pelvis में क्या है, one ala of sacrum is absent, तो ये birth defect है, तो this is the ala of sacrum, तो इस साइड देख सकते हो there is no ala of sacrum, तो दिस टाइप ऑफ पेल्विस इज नोन एज नीगल पेल्विस, ये अभी यूपीपीएससी में आया था जो रिसेंट हुआ है. देन रॉबर्ट पेल्विस, वेयर देयर इज बोथ साइड में एला ऑफ सेक्रम इज एब्सेंट, so this type of pelvis is known as Robert pelvis. All these three are very important, they can be asked. Then antenatal care. Antenatal care ideally कब किस किस टाइम पे करनी चाहिए, सो टिल 28th वीक, जब से पता चला है प्रेगनेंसी का वहां से लेके 28th वीक तक, 1 वीक पर 4 वीक्स मीन्स एक महीने में एक विजिट करनी है, सो 1 विजिट पर 4 वीक्स. देन 28 to 36 वीक्स के बीच में 1 विजिट पर 2 वीक्स, 2 वीक में एक बार डॉक्टर के पास जाना. देन जब प्रेगनेंसी मोर देन 36 वीक्स की हो जाएगी, देन यू हैव टू visit every week, 1 visit per week. Then according to WHO, minimum visit antenatal visit कितने होने चाहिए, 8 visit, but according to government of India, minimum antenatal visit should be 4. तो जस्ट इंडिया के डबल है WHO 4 और उसकी है 8. देन डेली रिक्वायरमेंट्स, एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज 2500 किलो कैलोरी और 2500 किलो कैलोरी एडिशनल 300 किलो कैलोरी. देन कैल्शियम कितना चाहिए, 1000 मिलीग्राम पर डे, 1000 मिलीग्राम पर डे इन प्रेगनेंसी. आयरन कितना चाहिए, 40 मिलीग्राम. फोलिक एसिड कितना चाहिए, 400 मिलीग्राम. एंड फोलिक एसिड खाने से क्या फायदा होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स प्रिवेंट करता है फोलिक एसिड. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आर प्रिवेंटेड बाय द फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मींस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लासिफाई किया गया है अंडर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और वो प्रिवेंट कैसे होंगे, बाय टेकिंग द सप्लीमेंटेशन ऑफ फोलिक एसिड. देन फोलिक एसिड के लिए एक और क्वेश्चन आता है कि कब इसको स्टार्ट करना चाहिए. सो बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट, उसके एक महीने पहले से स्टार्ट करना है, एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी अप टू 3 मंथ्स तक लेना है, मीन्स टोटल 12 मंथ्स तक फोलिक एसिड टैबलेट्स खानी. प्रेग्नेंट होने के एक महीने पहले से स्टार्ट करनी है, उसके बाद 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड देन 3 months after the childbirth, तो टोटल 13 होगा. सो 13 months तक टोटल you have to take the folic acid tablets. ये क्वेश्चन आता है. देन जेनेटिक स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो अर्ली प्रेगनेंसी में टू फाइंड आउट एनी जेनेटिक डिफेक्ट, कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है बाय बर्थ, ये सब
डिटेक्ट करने के लिए यू हैव टू डू सर्टेन स्क्रीनिंग टेस्ट. सो इन अर्ली प्रेगनेंसी फर्स्ट इज योर बायोकेमिकल एनालिसिस. ये कैसे करेंगे? मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन. यू हैव टू मेजर द लेवल्स ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन. ये कहाँ से आता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय yolk sac and the liver of fetus. जो ये मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन है, इट इज हाईएस्ट इन फीटल सीरम एट 13th वीक. फीटस में ये कब सबसे ज्यादा होता है? 13th वीक के अराउंड. एंड मैटरनल सीरम में कब ये पाया जाता है? बिटवीन 28th to 32nd वीक. सो इस टाइम पे अगर टेस्ट कर रहे हैं और अगर इसका अमाउंट ज्यादा है तो इट इज ओके. But if the level is decreased than the normal, then you have to suspect that the condition is trisomy 21. या तो बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला होने वाला है या फिर there are some gestational trophoblastic diseases. We will discuss gestational trophoblastic disease in subsequent classes. तो अगर कम है maternal serum alpha fetoprotein, तो there are two causes, trisomy 21 and gestational trophoblastic disease. देन अगर ये ज्यादा है दैट मीन्स फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉज इज रॉन्ग जेस्टेशनल एज. जो हमने कैलकुलेट किया है प्रेगनेंसी की डेट वो रॉन्ग है. दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज. देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है बच्चे में, इसलिए मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन इज हाई. देन RH आइसो इम्यूनाइजेशन, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स. बच्चे की जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होने वाली है, अगर ये ज्यादा है तो ये इंडिकेशन है. देन रीनल एनोमलीज. सो इन सब कंडीशन में द अल्फा फीटोप्रोटीन विल बी हाई. देन नेक्स्ट टेस्ट इज ट्रिपल टेस्ट. ट्रिपल टेस्ट में नाम है ट्रिपल, तो 3 चीजें यहाँ पे टेस्ट होती है. फर्स्ट इज मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, then HCG, human chorionic gonadotropin, and UE3, that is unconjugated estriol. Unconjugated estriol ये fetus और placenta से secrete होता है. And it is used for, ये ट्रिपल टेस्ट किसके लिए यूज होता है? फॉर डिटेक्टिंग द डाउन सिंड्रोम. और इसको करने का एक टाइम है. इट इज डन बिटवीन 15 to 22 वीक्स और कहीं पे किसी बुक्स में लिखा है 15 to 18 वीक्स. इन दो टाइम में इसको कर सकते हैं. मीन्स 15 वीक्स के बाद करना है और 22 वीक्स के पहले करना है. देन ये हो गया ट्रिपल स्क्रीनिंग. एक होता है क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग. तो ये 3 टेस्ट प्लस द इनहिबिन ए, दैट विल मेक द क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग. क्वाड्रुपल मीन्स 4, तो HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्ट्रायोल एंड प्लस इनहिबिन ए, ये है क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग. ये क्वेश्चन आते हैं. ट्रिपल स्क्रीनिंग भी आ सकता है या क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग भी आ सकता है. देन नेक्स्ट बायोकेमिकल विच यू हैव टू टेस्ट इज एसिटाइल कोलिन एस्टरेज. एसिटाइल कोलिन एस्टरेज टेस्ट ये एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू किया जाता है एंड इट इज एलिवेटेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के केसेस में ये बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू अल्फा फीटोप्रोटीन से ज़्यादा है. ठीक है. अभी जो हम कर रहे थे मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, दैट वाज आल्सो रेज्ड इन केसेस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. तो उससे ज़्यादा हेल्पफुल है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इफ यू वांट टू डिटेक्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. देन बायोफिजिकल, अगर हमें कोई एबनॉर्मेलिटी बच्चे में देखने की फिजिकली वो ग्रोथ ठीक है नहीं, देन यू कैन इजिली डिटेक्ट थ्रू USG. देन साइटोजेनिक स्टडीज मीन सेल स्टडी कैसे करोगे? फर्स्ट इज योर कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग. कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग मीन्स जो कोरियोन लेयर है वहां से. तो इट इज डन या तो ट्रांस सर्वाइकली भी कर सकते हैं या फिर ट्रांस एब्डोमिनली, एब्डोमिन के थ्रू भी कर सकते हैं. अगर सर्विक्स के थ्रू करना है तो यू हैव टू टेक द सैंपल बिटवीन 10 to 13 वीक्स और अगर ट्रांस एब्डोमिनली करना है तो यू कैन टेक द सैंपल 10 वीक्स टू टर्म. 10 वीक्स से जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता फुल्ली डेवलप तब तक ये टेस्ट कर सकते हैं अगर ट्रांस एब्डोमिनली करना है तो. देन व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर CVS? अगर कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का हमें या बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी का पता लगाना है
then you can do chorionic villus sampling. But what is the complication if you do chorionic villus sampling? There are chances of fetal loss, abortion होने के chance बहुत ज़्यादा है इसमें. अगर 9 weeks के पहले कर दिया तो the fetus will undergo oromandibular limb defect. उस पे जो oral muscles है, mandible है और limbs है, they will be defected if you perform the serious test before 9 weeks, 9 completed weeks of pregnancy. Then chorionic villus sampling अभी हमने देखा ये ट्रांस एब्डोमिनली भी कर सकते हैं. तो ट्रांस एब्डोमिनली में abdomen के through you have to insert this needle and you have to collect the placental tissue from the chorionic wall. And अगर cervix के through करना है तो ऐसे through this forceps you have to insert this small forceps through the cervix and take out the placental tissue. और अल्ट्रासाउंड, इसमें अल्ट्रासाउंड स्कैनर रहेगा ताकि कुछ इधर उधर फोर्सेप्स ना चले जाए, ये मॉनिटर करने के लिए. Then next is your amniocentesis. amniocentesis में amniotic fluid की स्टडी होती है. तो this is done trans abdominally. एब्डोमेन के थ्रू डायरेक्ट amniotic fluid कलेक्ट किया जाता है under the USG guidance and ये 15 weeks के बाद होता है. After 15 weeks और between 14 to 16 weeks. और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो 12 to 14 weeks के बीच में भी इसको कर सकते हैं. देन और एक स्टडी होती है दैट इज कॉर्डोसेंटेसिस. इसमें जो टिश्यूज है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से कलेक्ट होते हैं और व्हाट यू हैव टू स्टडी द फीटल WBCs. एंड ये कब की जाती है? इट इज डन बिटवीन 18 to 20 weeks. इट इज डन बिटवीन 18 to 20 weeks. Then one more test is there, fish test or fluorescence in situ hybridization. ये किस चीज के लिए? ये एकदम किस टाइप का क्रोमोसोमल डिफेक्ट है वो पता लगाने के लिए ये किया जाता है. सो ट्रांसलोकेशन है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन क्या होता है? सपोज दिस इज वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस इज द अदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम. तो यहाँ से इसका ये पोर्शन उठ के इधर लग गया और इसका ये पोर्शन उठ के इधर आ गया. दिस इज ट्रांसलोकेशन. एनी टाइप ऑफ म्यूटेशन या कोई भी इन्वर्शन क्रोमोसोम में नहीं हो गया, ये सब देखने के लिए फिश टेस्ट करते हैं. ये हो गया अर्ली प्रेगनेंसी के टेस्ट. देन देयर आर प्रेगनेंसी लेट जब हो जाएगी, मीन्स आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो उस टाइम पे कौन से टेस्ट हम करेंगे? फर्स्ट टेस्ट इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है. इसमें हम क्या मॉनिटर करते हैं? फीटल हार्ट रेट विथ फीटल मूवमेंट. तो हम लेडी को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे एंड यू विल ऑब्जर्व अगर फीटल हार्ट रेट में 2 या 2 से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है in every 20 minutes of observation, that means the test is reactive. Reactive means normal. तो बच्चा जो है नॉर्मल है, नॉर्मल मूवमेंट है. और अगर 20 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद भी हमें कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है और फीटल हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, दैट मीन्स द टेस्ट इज नॉन रिएक्टिव और एबनॉर्मल टेस्ट. This is non-stress test. Then next is USG. USG में फीटस की न्यूट्रिशन को देखने के लिए जो हम यूज करते हैं पैरामीटर एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस. सपोज दिस इज द एब्डोमेन ऑफ द फीटस, तो उसका ये सर्कमफेरेंस कितना है वो मेजर करते हैं थ्रू USG. तो इससे पता चलता है वेदर द बेबी इज प्रॉपरली गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन और नॉट. देन मैनिंग स्कोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें पूछते हैं मैनिंग स्कोर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, और कोई क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सब नहीं पूछा जाएगा बिकॉज वी आर नॉट ऑब्स्टेट्रिशियंस. और इसमें ऑब्जर्वेशन टाइम कितना है? 30 मिनट्स. तो इसमें 5 चीजें देखी जाती हैं. फर्स्ट इज योर नॉन स्ट्रेस टेस्ट. देन फीटल के ब्रीदिंग मूवमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं. ग्रॉस बॉडी मूवमेंट्स टू चेक फॉर द
muscle tone and fetal muscle tone and amniotic fluid level कम है, ज़्यादा है, ऑप्टिमम लेवल है, ये सब देखने के लिए यू हैव टू डू मैनिंग स्कोर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन आएगा, मैनिंग स्कोर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आता है। देन बायोकेमिकल, कौन सा केमिकल हम स्टडी करेंगे, मेनली फीटल लंग मेच्योरिटी देखने के लिए यू विल डू लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन टेस्ट। ये हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। अगर ये स्फिंगोमाइलिन टेस्ट मोर देन 2 है, द रेशियो इज मोर देन 2, दैट मीन्स फीटस के लंग जो है वो प्रॉपरली मेच्योर हो रहे हैं। एंड ये जो रेशियो है एलएस रेशियो 1 हो जाता है when the pregnancy is of 31 to 32 weeks, ये डिक्रीज हो जाता है। लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो becomes equal to 1 when the pregnancy is of 31 to 32 weeks. Then normal labor, normal labor क्या है, first you have to discuss what is labor. labor क्या है, the whole process, the whole process जिसके थ्रू बच्चा जो है वेजाइना से बाहर आता है। So the whole process that expels the viable products of conception from the uterus through vagina is known as labor. But delivery क्या है, delivery is just the last step. Last step को बोलते हैं delivery, जब बच्चा माँ के पेट से बाहर निकल गया, that is only that step is delivery. So labor and delivery जो है वो एक चीज नहीं है। labor जो है पूरा शुरू से लेके एंड तक जो प्रोसेस है, that whole process is labor and delivery is just the expulsion of the baby is known as delivery. डिलीवरी जो है वेजाइनल हो सकती है या एब्डोमिनल हो सकती है। तो वेजाइनल डिलीवरी कैन बी स्पॉन्टेनियस और एडेड। एडेड में हमारे जो फोर्सेप्स डिलीवरी होती है या वेंटोस डिलीवरी होती है जिसमें थोड़ी सी हेल्प देनी पड़ती है बाहर से, तो दैट इज वाई एडेड। देन एब्डोमिनल डिलीवरी इज डन थ्रू सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन। देन क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर, और नॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं, यूटोशिया। यूटोशिया इज द टर्म यूज्ड फॉर नॉर्मल लेबर। सो नॉर्मल लेबर के सर्टेन क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस एट ऑनसेट एंड एट टर्म, मीन्स ये खुद ही स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, कोई इसके लिए बाहर से कुछ इंजेक्शन नहीं देना पड़े हमें, तो तब बोलेंगे द लेबर इज नॉर्मल। अगर उसको इंड्यूस किया जा रहा है, कोई ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, देन दैट इज नॉट द नॉर्मल लेबर। देन बच्चे की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, वर्टेक्स पोजीशन, पहले सर नीचे होना चाहिए। देन विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, उसकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एज, नेचुरली लेबर जो है वो खत्म हो जाना चाहिए विद मिनिमम एड, बाहर से थोड़ी सी हेल्प के साथ वो खत्म हो जाना चाहिए। एंड विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन विच अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द बेबी। अगर लेबर के बाद मदर और बच्चे की हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है, देन दैट लेबर इज नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल लेबर। सो डिस्टोशिया क्या है, एनी डेविएशन फ्रॉम द अबव क्राइटेरिया, अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, देन दैट इज नोन एज एबनॉर्मल लेबर और डिस्टोशिया। अगर इस 5 में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो उसको एबनॉर्मल लेबर बोलेंगे या फिर डिस्टोशिया बोलेंगे। देन डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, हाउ यू विल कैलकुलेट द डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, तो उसके लिए फॉर्मूला फॉलो होता है विच इज नोन एज नीगल्स फॉर्मूला। नीगल्स फॉर्मूला किस लिए, टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ईडीडी जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, यू हैव टू ऐड 9 कैलेंडर मंथ्स, 9 कैलेंडर मंथ्स प्लस 7 डेज, और ये किस में ऐड करोगे, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में यू हैव टू ऐड 9 कैलेंडर मंथ्स प्लस 7 डेज। सपोज किसी के मेंसेस स्टार्ट हुए हैं 7th जनवरी को एंड उसके जो ड्यूरेशन है वो 5 दिन चलती है, तो इसके 11th जन को खत्म हुआ,
So how you will calculate the EDD? Just calculate and tell me. 18 September. कैसे? अक्टूबर में जनवरी से होगा। 9 अक्टूबर में हो गया ना 9 months कंप्लीट। जनवरी 7 जैन से 7 फेब 1 महीना होगा। 18 अक्टूबर। हाँ अब सही है। So this is how you can calculate. ये कभी कभी आ सकता है, आपको एक डेट दे दी जाएगी and you have to calculate the EDD. Then what is the use of EDD? क्यों हम calculate कर रहे हैं? तो इसके लिए certain norms है. What are those norms? The labor starts approximately on the expected date. जो डेट कैलकुलेट हुई है उसी डेट पे लेबर स्टार्ट हो रहा है, ऐसा सिर्फ 4% केसेस में होता है। देन 1 वीक ऑन द ईदर साइड इन 50% केसेस। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया 18 अक्टूबर, तो 50% केसेस में ऐसा होगा कि 18 अक्टूबर के 1 वीक पहले लेबर स्टार्ट हो जाता है, ऐसे 50% केसेस में होगा। और 80% केसेस मीन्स मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, ये जो डेट कैलकुलेट हुई है उससे 2 वीक्स अर्लियर, 2 वीक्स अर्लियर एंड 1 वीक लेटर। ये जो थर्ड चीज है ये मैक्सिमम लेडीज में देखी जाती है, 2 वीक्स अर्लियर एंड 1 वीक लेटर फ्रॉम द डेट विच इज कैलकुलेटेड। So this is the use of Nagle's formula. Then true labor pains. अभी जो हमने पढ़ा था वो था normal labor. Then what are the criteria for true labor pains? So it is characterized by true labor pains में क्या होगा? There will be painful uterine contraction which will be at regular intervals. Uterus की contraction होगी which will be very painful and ये contraction जो है regular intervals पे होंगी. Then frequency of contractions increases regularly. इसकी जो frequency है वो धीरे धीरे रेगुलरली बढ़ती चली जाएगी। मीन्स सपोज पहले अगर 1 मिनट में 10 बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो धीरे धीरे बढ़ के 1 मिनट में 20 बार यूट्रस विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। सो फ्रीक्वेंसी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग रेगुलरली। Then intensity and duration of contraction increases gradually. तो ड्यूरेशन भी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे एंड इंटेंसिटी, पहले जितना पेन था उससे ज्यादा इंटेंस पेन होगा। देन इट इज एसोसिएटेड विद शो। जो ट्रू लेबर पेन्स है दे आर एसोसिएटेड विद शो। शो क्या है? सर्वाइकल म्यूकस में जब ब्लड मिक्स होता है दैट इज नोन एज शो। देन प्रोग्रेसिव इफेसमेंट एंड डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स जो है इफेस एंड डायलिटेशन होती जाएगी। सपोज दिस इज द सर्वाइकल कैनाल, तो जैसे जैसे लेबर होगा दिस इज नोन एज इफेसमेंट, बच्चे के सर के लिए जगह बनती जाएगी और ये डायलेट होता जाएगा ऐसे, स्टार्ट्स गेटिंग डायलेटेड। देन डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है इसमें? वर्टेक्स पोजीशन है तो ऑक्सीपिट प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो वो धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा, डिसेंट होने लग जाएगा। एंड देर इज फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। एंड बैग ऑफ वाटर जब फॉर्म होने लग जाएगा, यहाँ पे फिगर में तो द बैग ऑफ वाटर हैज बर्स्ट, लेकिन बैग ऑफ वाटर ऐसे जब रहेगा दिस इज द सर्टेन साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सर्टेन साइन ऑफ प्रेगनेंसी? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। Then there are stages of labor. So 4 stages are there. First stage which is also known as cervical stage. तो जैसा नाम है वैसे ही easily याद हो जाएगा। Cervical stage में क्या होगा? It starts from onset of true labor till the full dilatation of cervix. और full dilatation of cervix कितनी होती है? It is approximately about 10 centimeter. तो ये क्वेश्चन आता है what is the
मेजरमेंट ऑफ फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन भी आता है फर्स्ट स्टेज में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रू लेबर टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, जो कि कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। देन और क्या क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज। तो अगर प्राइमी पैरा है जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही है, उसमें फर्स्ट स्टेज की ड्यूरेशन है 12 आवर्स, एंड जो मल्टी पैरा है उसमें जस्ट इसका हाफ 6 आवर्स। देन second stage will start from dilatation of cervix, full dilatation of cervix से लेके expulsion of the fetus तक, full dilatation of the cervix to expulsion of fetus, बच्चे के बाहर आने तक, ये होगी सेकेंड स्टेज। और इसकी ड्यूरेशन क्या है, प्राइमी पैरा में 2 आवर्स होगी और मल्टी पैरा में 30 मिनट्स। देन थर्ड स्टेज कहाँ से कहाँ तक है, थर्ड स्टेज इज फ्रॉम एक्सपल्शन ऑफ फीटस टू एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, एक्सपल्शन ऑफ फीटस से लेके एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा तक। और इसकी भी ड्यूरेशन क्या है, प्राइमी पैरा और मल्टी पैरा दोनों में ही 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स। एंड फोर्थ स्टेज क्या है, फोर्थ स्टेज में सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, एंड दिस ऑब्जर्वेशन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1 आवर आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के एक्सपल्शन के बाद जो 1 आवर है दैट इज द ऑब्जर्वेशन पीरियड और फोर्थ स्टेज। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देन देर आर सर्टेन abnormalities with the labor. First is precipitate labor and second is your prolonged labor. Precipitate labor में क्या होगा, when the combined duration of first stage and second stage, जो हमारी first stage है और second stage को combine कर दिया, उसके ड्यूरेशन अगर दोनों को जोड़ने के बाद भी less than 3 hours है, that is known as precipitate labor। अभी हमने देखा कि फर्स्ट स्टेज की ड्यूरेशन प्राइमी में कितनी है, 12 hours, यस 12 आवर्स, और मल्टी में 6 hours, यस। एंड सेकंड स्टेज की ड्यूरेशन कितनी है प्राइमी में, 2 hours, यस 2 आवर्स, एंड मल्टी में यस 30 मिनट्स। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद भी तो प्राइमी में कितनी हो गई 14 और मल्टी में कितनी होगी 6.5 घंटे। कंबाइन करने के बाद भी जो दोनों स्टेज की ड्यूरेशन है दैट इज लेस देन 3 आवर्स, देन दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेट लेबर। एंड लेबर यहाँ पे इतना शॉर्ट ड्यूरेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी सर्विक्स जो डायलेट हो रही है वेरी फास्ट। एवरी आवर द सर्विक्स इज डायलेटिंग 5 सेंटीमीटर, तो 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर अगर डायलेट हो जाएगी तो 2 घंटे में वो आराम से 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई द लेबर ड्यूरेशन हैज बिकम शॉर्ट। एंड ये शॉर्ट ड्यूरेशन किस में होता है, मेनली नलीपेरस वीमेन में ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब जो पहली बार मदर बन रही है उसमें ज्यादा होगा। देन प्रोलॉन्ग लेबर में क्या है, दोनों स्टेजेस को कंबाइन करने के बाद जो ड्यूरेशन है दैट इज मोर देन 18 आवर्स। तो प्राइमी पैरा में मैक्सिमम कितना होगा 14 आवर्स और इसमें 6.5, बट दोनों को प्लस करने के बाद भी लेबर चले ही जा रहा है, 18 आवर्स से ज्यादा होगा। सो इट हैज क्रॉस द आर्बिट्रेरी टाइम लिमिट ऑफ 18 आवर्स। और यहाँ पे इतना प्रोलॉन्ग क्यों है लेबर, बिकॉज सर्वाइकल डायलिटेशन जो है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है, लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर, 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर से भी कम डायलिटेशन हो रही है, इसलिए द ड्यूरेशन ऑफ लेबर हैज इंक्रीज्ड एंड इट हैज बिकम मोर देन 18 आवर्स। दिस इज नोन एज प्रोलॉन्ग लेबर। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कितने डायलिटेशन का रेट है, ये क्वेश्चन आता है,
और ड्यूरेशन कितनी होती है। ये क्वेश्चन अभी आया था यूपीपीएससी में। प्रेसिपिटेट लेबर इज लेबर विच इज लेस देन 3 hours। देन मैकेनिज्म ऑफ लेबर। सो इसमें हमें सिर्फ स्टेजेस के नाम याद रखने हैं। कौन से स्टेज में क्या होता है वो कभी क्वेश्चन ना आया है ना कभी आएगा, बिकॉज इट इज टोटली ऑफ प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। सो व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ लेबर। इसमें क्या है, द मैनर इन विच द फीटस एडजस्ट इटसेल्फ टू पास थ्रू द सर्वाइकल कैनाल और द डिलीवरी कैनाल विद द मिनिमल डिफिकल्टी। मतलब कैसे फीटस अपने आप को एडजस्ट करता है टू पास थ्रू द बर्थ कैनाल, ताकि उसको मिनिमल डिफिकल्टी का सामना करना पड़े। दैट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ लेबर। और इसमें 8 मूवमेंट्स करता है बेबी का हेड। तो द हेड परफॉर्म्स 8 मूवमेंट्स। तो हमें सिर्फ इस 8 मूवमेंट्स का नाम याद रखना है। इसके लिए देयर इज अ निमोनिक। सो एवरी डिसेंट फीमेल आई चूज टू एम्प्लॉय राइजेस एक्सट्रीमली। एवरी के ई से क्या है, एंगेजमेंट। फर्स्ट ये आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द लेबर, इट इज एंगेजमेंट। देन डिसेंट के डी से क्या है, डिसेंट, नीचे आना शुरू। पहले वो एंगेज होगा, मीन्स अपने आप को पेल्विक कैनाल के अंदर लेके आएगा। देन धीरे धीरे वो नीचे आना स्टार्ट होगा, दिस इज डिसेंट। देन फ्लेक्शन, बच्चे का सर जो है वो थोड़ा मतलब अपनी गर्दन झुका लेगा। फ्लेक्शन मीन्स सारे पार्ट्स को एक दूसरे के पास लेके आना। सो फ्लेक्शन फीमेल। आई से क्या है, इंटरनल रोटेशन। चूज टू के सी से क्या है, क्राउनिंग। ई फॉर एम्प्लॉय एंड ई से एक्सटेंशन। राइजेस के आर से होगा रेस्टिट्यूशन एंड एक्सट्रीमली के ई से होगा एक्सटर्नल रोटेशन। So every decent female I choose to employ rises extremely. Engagement, descent, flexion, उसके बाद internal rotation, then crowning, extension, restitution, external rotation. So इसमें आता है what is the first step, ये क्वेश्चन आता है। और 2021 में आया था, सॉरी 2020 में आया था। इसमें सारे स्टेप्स दे दिए थे एंड यू हैव टू अरेंज इन द ऑर्डर। कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, ऐसे हमें ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। देन नेक्स्ट इज योर पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ क्या है, दिस इज अ ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन एंड डिसेंट ऑफ हेड अगेंस्ट द ड्यूरेशन ऑफ लेबर। सो दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ लेबर इन टाइम, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देख रहे हैं, हाउ द हेड ऑफ द बेबी इज डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स एंड व्हाट इज द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन। इसको हम एक ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं कि सर्वाइकल डायलिटेशन और हेड कैसे नीचे आ रहा है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ लेबर। दिस इज नोन एज पार्टोग्राफ। Then signs before placental separation and what are the signs after placental separation. So before placenta के separate होने में यूट्रस कैसी रहेगी, यूट्रस बिकम्स डिस्कॉइड इन शेप, डिस्क लाइक ऐसे बन जाती है यूट्रस, एंड इट बिकम्स नॉन बैलेटेबल। बाहर से जब हम मदर के एब्डोमेन के थ्रू यूट्रस को फील करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे बिफोर प्लेसेंटल सेपरेशन। देन फंडल हाइट, यूट्रस की फंडस की जो हाइट है इट रीचेस बिलो द अम्बिलिकस एंड देयर इज स्लाइट कमिंग आउट ऑफ ब्लड पर वेजाइना। देन लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज नॉट स्टैटिक, क्योंकि जब तक प्लेसेंटा बाहर नहीं आएगी तो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो बार बार चेंज होती रहेगी, क्योंकि प्लेसेंटा अभी बाहर आ रही है एंड प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच है। बच्चे के अम्बिलिकस से और प्लेसेंटा तक के बीच में जो अटैचमेंट है दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा जब तक बाहर नहीं आएगी अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ विल कीप ऑन changing. So that is why it is not static before placental separation. And after placental separation, there is permanent lengthening of the cord. Permanently वो जितनी लंबी है पूरी बाहर आ जाएगी। And पहले क्या था, धीरे धीरे ब्लड
निकल रहा था, अब क्या होगा, जैसे ही प्लेसेंटा बाहर निकलेगी एकदम से देयर विल बी कमिंग आउट ऑफ ब्लड, सो मच ब्लड, गश ऑफ ब्लड पर वेजाइना एंड फंडल हाइट इज स्लाइटली रेज्ड। अब जो है यूट्रस थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसक जाएगी and now the uterus will become globular in shape and now you can feel the uterus through the abdomen. It will become palatable. Then clamping of the cord. कैसे cord को clamp करते हैं? First is there is delay in clamping for 2 to 3 minutes. हम जो है जानबूझ के cord को 2 से 3 मिनट देरी से clamp करते हैं। ये जो सीजर्स जैसा फोर्सेप्स देख रहे हो, दिस इज नोन एज क्लैंपिंग। क्यों हम देरी से क्लैंप कर रहे हैं? ताकि सारा ब्लड जो है प्लेसेंटा से बेबी में चला जाए, ठीक है। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन है, दिस डिले इन क्लैंपिंग सिर्फ मेच्योर बेबी में करना चाहिए। अगर बेबी प्री टर्म बेबी है या इमेच्योर बेबी है तो उसके लिए ये डिले जो है डेट्रीमेंटल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। वाई डेंजरस? क्योंकि वो बच्चा अभी इतना मेच्योर नहीं है, वो जो इतने सारे ब्लड को हैंडल नहीं कर सकता। दैट इज वाई प्री मेच्योर बेबी में यू हैव टू डू द क्लैंपिंग इमीडिएटली। देन द कॉर्ड इज क्लैम्प्ड विद द हेल्प ऑफ 2 पोचर्स फोर्सेप्स। ये क्वेश्चन आता है, विच फोर्सेप्स इज यूज्ड फॉर कॉर्ड क्लैंपिंग? तो ये जो फोर्सेप्स देखते हो, दिस इज पोचर्स फोर्सेप्स। एंड द नियर वन मीन्स जो अम्बिलिकस से पास में है वो कहाँ पे प्लेस होगी? यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस होती है फर्स्ट वाली फोर्सेप, और दूसरी वाली अंदाजा लगा के थोड़ी सी दूर क्लैंप कर देते हैं एंड उनके दोनों के बीच में यू हैव टू कट। दिस इज हाउ द कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज डन। देन अर्ली क्लैंपिंग, तुरंत क्लैंपिंग करनी है कौन से केसेस में? इफ इट इज अ केस ऑफ RH आइसो इम्यूनाइजेशन। बिकॉज RH आइसो इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, मदर की एंटीबॉडीज जो है वो फीटस को नुकसान पहुंचाती है। वी विल रीड RH आइसो इम्यूनाइजेशन प्रॉपरली इन नेक्स्ट क्लास। तो इसलिए RH आइसो इम्यूनाइजेशन में तुरंत क्लैंपिंग कर दी जाती है ताकि ज्यादा एंटीबॉडीज मदर के ब्लड से बेबी के ब्लड में ना आ पाए एंड बेबी विल बी सेफ। एंड बेबी इज बॉर्न विद एस्पेक्शिया, उसमें भी अर्ली क्लैंपिंग इज डन। बेबी ऑफ डायबिटिक मदर में भी अर्ली क्लैंपिंग इज डन। और एक हमने ऊपर पढ़ा, प्री टर्म बेबी के कंडीशन में भी यू हैव टू डू अर्ली क्लैंपिंग। देन प्री टर्म लेबर किसको बोलते हैं? इफ द लेबर स्टार्ट्स बिफोर 37th कंप्लीटेड वीक और लेस देन 259 डेज पे अगर लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, दैट इज नोन एज प्री टर्म लेबर। यहाँ से यही क्वेश्चन आता है, प्री टर्म लेबर किसको बोलते हैं? सो रिमेंबर 37 वीक्स के पहले जो लेबर स्टार्ट होगा दैट इज नोन एज प्री टर्म लेबर। Then pre-labor rupture of membranes or premature rupture of membranes. What is premature rupture of membranes? It is the spontaneous rupture of membranes anytime beyond 28th week of pregnancy. अगर प्रेगनेंसी के 28th वीक के बाद कभी भी अपने आप मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती है, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। बट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ लेबर स्टार्ट होने के पहले और 28th वीक के बाद अगर इस टाइम के बीच में ये मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती हैं, इसको बोलते हैं प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो हमें ये टाइमलाइन याद रखनी है, आफ्टर 28 वीक्स एंड बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। देन प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स जो है ये 3 टाइप्स का होता है, टर्म premature rupture of membranes, preterm PROM and prolonged rupture of membranes. तो term PROM क्या होता है? Which occurs after 37 weeks but before the onset of labor. 37 weeks के बाद हुआ है but labor के onset के पहले होगा, then it is known as term premature rupture of membranes. Next is preterm premature rupture of membranes. ये कब होगा?
37 वीक्स के पहले हो जाता है। सो 28 वीक्स के बाद एंड 37 वीक्स के पहले, इस बीच में होगा तो उसको बोलेंगे प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। एंड देयर इज प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स अगर 24 weeks before the delivery, rupture of membranes for more than 24 weeks डिलीवरी होने के 24 घंटे से पहले तक rupture of membranes होए जा रहा है, then it is known as prolonged rupture of membranes. So these are the three types of premature rupture of membranes: term, preterm and prolonged. And next is post term pregnancy. Post term pregnancy किसको बोलते हैं? जो हमने EDD कैलकुलेट की उसके 2 हफ्ते बाद भी डिलीवरी नहीं हुई, that is known as post term pregnancy. A pregnancy which continues for more than 2 weeks after the expected date of delivery or more than 294 days, उसको बोलते हैं post term pregnancy. Then what are the factors which are related with post maturity? पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है रॉन्ग डेट कैलकुलेट किया, जो हमने EDD कैलकुलेट किया वो रॉन्ग है, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। इसलिए अगर कोई भी फीमेल हमारे पास आती है और बोलती है कि इतने दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, फिर भी अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंफॉर्मेशन यू हैव टू टेक इज, पहले हमें पूछना है कि उसकी LMP की एग्जैक्ट डेट क्या है एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट डेट। और गांव में देखोगे LMP याद ही नहीं रहता, तो इसलिए उन लोगों को लगता है कि उनकी जो है डिलीवरी की डेट निकल गई। तो फर्स्ट थिंग, ये मोस्ट कॉमन कॉज है, तो इसलिए यू हैव टू रूल आउट दिस कॉज। देन सेकेंड इज बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी और हेरिडिटरी, मतलब उसके फैमिली में ही टेंडेंसी है, उसकी मम्मी के भी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी थी, उसकी दादी की भी, सो दिस इज द हेरिडिटरी टेंडेंसी। देन थर्ड कॉज इज मैटरनल फैक्टर, अगर प्राइमी मदर है, फर्स्ट टाइम जो मदर बन रही है, उनमें ऐसा केस होता है। प्रीवियस प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, उसकी जो प्रीवियस प्रेगनेंसी थी उसमें भी पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी उनको हुई थी। देन सेडेंटरी हैबिट्स, ऐसे फीमेल्स जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी कुछ भी काम नहीं कर रहे, तो दे आर वेरी मच इन द कंफर्ट जोन, तो उनमें पोस्ट टर्म होने के चांसेस हैं। एल्डरली मल्टीपैरी, जो लेट से बेबी ले रहे हैं, उनमें ऐसा होता है। देन नेक्स्ट इज फीटल फैक्टर्स, अगर फीटस में कोई कंजेनाइटल एनोमली है तो उनमें भी डिलीवरी जो है बहुत लेट से होगी। देन प्लेसेंटल फैक्टर्स, अगर प्लेसेंटा में सल्फेटेज डेफिशिएंसी है एंड इट विल कॉज लो ईस्ट्रोजन, तो लो ईस्ट्रोजन होने की वजह से भी द delivery will be late. Then there is normal puerperium. So what is puerperium? Puerperium is the period of 6 weeks following childbirth. बेबी की डिलीवरी होने के बाद के जो 6 वीक्स का जो टाइम है, दैट इज नोन एज प्यूरपेरियम। एंड प्यूरपेरियम में क्या क्या चेंजेस होते हैं? ऑल द बॉडी टिश्यूज स्पेशली जो पेल्विक ऑर्गन्स है वो वापस नॉर्मलसी की तरफ जाते हैं, प्री प्रेग्नेंट स्टेट में चले जाते हैं, जैसे वो बिफोर प्रेगनेंसी थे वैसे हो जाते हैं इन दीज 6 वीक्स। सो they undergo anatomical and physiological changes to go back to the normalcy or the pre-pregnant state. Then what are the changes during puerperium? First and most important changes, involution of the uterus. जो यूट्रस है वापस वो अपनी जगह तक पहुंचती है इन दिस puerperial period, और उसका शेप, साइज, वेट सब नॉर्मल होता है। सो एट द एंड ऑफ 2 वीक्स, बच्चे के पैदा होने के बाद के जो 2 वीक्स है उसमें क्या होगा? यूट्रस बिकम्स अ पेल्विक ऑर्गन, वापस अपनी जगह में चला जाएगा प्रॉपर पेल्विस में। एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यूट्रस का जो वेट था दैट वाज 1000 ग्राम। एट द एंड ऑफ 3 वीक्स इट विल बिकम 100 ग्राम्स एंड बाय द एंड ऑफ 6 वीक्स उसका जो वेट है नॉर्मल 50 to 60 ग्राम्स के बीच में आ जाएगा।
देन सेकेंड इज, और क्या होता है, एंडोमेट्रियल रीजनरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्यूरपेरियम। तो 7th डे से रीजनरेशन स्टार्ट होती है और 10th डे में खत्म हो जाती है। देन लोकिया, लोकिया क्या है, आफ्टर डिलीवरी जो पहले 14 डेज होते हैं, फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज और 2 वीक्स, उसमें जो डिस्चार्ज होगा दैट इज नोन एज लोकिया। सो लोकिया इज अ वेजाइनल डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट फोर्टनाइट ड्यूरिंग प्यूरपेरियम। तो लोकिया जो है 3 टाइप्स का होता है, लोकिया रूब्रा, सिरोसा एंड एल्बा। रूब्रा मीन्स रेड, तो पहले 4 दिन जो डिस्चार्ज होगा दैट इज लोकिया रूब्रा। लोकिया सिरोसा क्या है, सिरोसा इज येलोइश कलर हो सकता है, पिंकिश हो सकता है या पेल ब्राउन, और ये 5 to 9 डेज तक रहेगा। लोकिया एल्बा, एल्बा मीन्स व्हाइट, इट स्टेज फॉर 10 to 15 डेज, मीन्स डे 10 से लेके डे 15 तक ये रहेगा। तो ये टोटल हमारे हो गए 14 डेज कंप्लीट। देन पल्स जो है इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर 2 डेज ये नॉर्मल हो जाती है, आफ्टर बर्थ 2 डेज ये नॉर्मल हो जाएगी। देन टेम्परेचर ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स जो है टेम्परेचर 99 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन अगर वो ज़्यादा होता भी है तो 12 आवर्स से ज़्यादा तक ये टेम्परेचर नहीं रहना चाहिए। एंड ड्यूरिंग 3rd डे फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड ये जो इंक्रीज हुआ है ये भी वापस 24 घंटे में नॉर्मल टेम्परेचर हो जाना चाहिए। देन थर्स्ट इज इंक्रीज्ड आफ्टर डिलीवरी, स्टूल जो है कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा, वेट इज डिक्रीज्ड। मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन कब स्टार्ट होगा, इन नॉन लैक्टेटिंग मदर्स, जो बच्चे को फीड नहीं करा रही है, उनमें क्या होगा, 6 वीक्स के बाद नॉर्मल मेंसेस विल स्टार्ट। आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी मेंसेस विल रिटर्न एंड 12 वीक्स में आएंगे इन 80% केसेस। 80% केसेस में 12 वीक्स के बाद नॉर्मल मेंसेस एस्टैब्लिश होते हैं। देन इन लैक्टेटिंग मदर्स क्या होगा, दोज हु आर डूइंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उनमें क्या होगा, दे विल बी गेटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन ऑफ 98% अप टू 6 मंथ्स। उनको जो है 6 मंथ्स तक ड्यू टू दिस लैक्टेशन मेंसेस नहीं होंगे, सो दे विल बी प्रोटेक्टेड एंड दिस इज नोन एज this, lactational amenorrhea. yes, very good, this is known as lactational amenorrhea। lactation की वजह से जो मेंसेस बंद हुए दैट इज व्हाई इट इज नोन एज lactational amenorrhea। तो जब हमने एमिनोरिया के कॉजेस पढ़े थे तो सेकेंडरी कॉज में कॉज था आफ्टर डिलीवरी, इफ यू रिमेम्बर, तो ये वही कॉज है। Then puerperal pyrexia. Pyrexia means fever and puerperal you all know 6 weeks का जो time होता है after delivery that is puerperal. So a rise reaching of 100.4 degree Fahrenheit or 38 degrees Celsius or more if measured orally on 2 separate occasions. दो अलग अलग टाइम पे हम मेजर कर रहे हैं at 24 hours apart, मीन्स सपोज आज डिलीवरी हुई है, आज है 20 अक्टूबर, ठीक है, फर्स्ट 24 आवर्स को एक्सक्लूड कर दो। सपोज आज 8 PM पे हुई है तो कल 8 PM पे हमें मेजर करना है टेम्परेचर, और ये 2 बार हमें मेजर करना है, यू हैव टू मेजर ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स। तो आज मेजर किया 8 PM पे, सॉरी 21st को, फिर अगली बार मेजर करना है नेक्स्ट डे, क्योंकि 2 बार जो हम मेजर करेंगे उसमें भी 24 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऐसे हमें टेम्परेचर मेजर करना है। एंड विद इन फर्स्ट 10 डेज फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड puerperal pyrexia। अगर ये टेम्परेचर जो है इतना 100.4 और 38 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज़्यादा होता है, ऐसे मेजर करने पे इन द 10 डेज आफ्टर डिलीवरी अगर ऐसा हो रहा है तो दैट इज कंसिडर्ड एज puerperal pyrexia। और अगर कोई भी कॉज हमें नहीं मिल रहा है ऑफ द फीवर, दैट मीन्स दैट इज अंडरस्टूड that the fever is due to genital tract infection।
अगर कोई और कॉज हम प्रूव नहीं कर पा रहे तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट द फीवर इज ड्यू टू जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन. सो यू हैव टू मेजर. पहले 24 आवर्स एक्सक्लूड करने हैं, पहले 24 आवर्स क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता ही है, दैट इज नॉर्मल. यू हैव टू मेजर ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स एंड विद इन 10 डेज आफ्टर डिलीवरी. अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तभी उसको बोलेंगे पुरपेरल पायरेक्शिया. देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पुरपेरल पायरेक्शिया? अगर प्रूफ नहीं हुआ है तो कॉज ये होगा जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन. एंड अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं? कोई भी इन्फेक्शन है, पुरपेरल सेप्सिस, यूटीआई, सिस्टाइटिस या पाइलोनेफ्राइटिस, मेस्टाइटिस ब्रेस्ट में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन, वुंड में इन्फेक्शन हो गया, एपिसियोटोमी किया तो एपिसियोटोमी वुंड में इन्फेक्शन हो गया, या सीएस का जो वुंड है उसमें इन्फेक्शन हो गया, कोई पल्मोनरी इन्फेक्शन है, septic pelvic thrombophlebitis. So these are the causes which can be responsible for puerperal pyrexia. Then vomiting in pregnancy. Two types की होती है, simple vomiting और emesis gravidarum. Emesis gravidarum क्या है? Normal जो nausea vomiting होता है during pregnancy, that is known as emesis gravidarum. और commonly layman term में इसको बोलते हैं morning sickness. और ये 70% ऑफ प्रेगनेंसीज में ऐसा ही होता है. कब तक चलेगा है? इट इज लिमिटेड टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक रहेगा, लेकिन किसी किसी लेडीज को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हो सकता है. सो जिसको थ्रू आउट रहेगा उसको बोलेंगे हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरम. मीन्स जो एमिसिस ग्रेविडेरम था वो हाइपर हो गया, ज्यादा हो गया, 16 वीक्स के बाद भी चल रहा है. सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर नोजिया और वॉमिटिंग होगा इसमें. एंड इतना नोजिया वॉमिटिंग होगा तो जो मदर है उसकी न्यूट्रिशन हैम्पर होने लग जाएगी. क्या होगा? शी विल सफर वेट लॉस, डिहाइड्रेशन होगा, कीटोन बॉडीज बनने लग जाएंगी बॉडी में, और एल्कलाइनिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, शी विल हैव डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया. देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर? अगर मदर की एज बहुत ज्यादा है, मोर देन 35 ईयर्स, हाई बॉडी वेट है, ओबीज मदर है, तो उनमें हाइपरेमेसिस के चांसेस ज्यादा रहते हैं. नली पैरिटी मीन्स अभी तक एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो उसमें वो वाली फीमेल जब प्रेग्नेंट होगी तो उनको ज्यादा चांस है. सिगरेट स्मोकिंग इज अ कॉज फॉर हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम. fetal loss which occur in case of hydatiform mole. ट्विन प्रेगनेंसी अगर है तो उसमें भी हाइपरेमेसिस होने के चांस है. फैमिली हिस्ट्री है तो उनमें तो होगा ही. अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के केसेस में ये ज्यादा होता है. एंड केसेस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा होता है. जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है लेडीज, उनमें हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम ज्यादा होता है. देन क्लिनिकल फीचर्स इसमें अगर आएंगे तो वो किसकी वजह से? ड्यू टू डिहाइड्रेशन, स्टारवेशन एंड ड्यू टू कीटो एसिडोसिस, ड्यू टू टू मच फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज, इनकी वजह से जो है सिम्टम्स आ रहे हैं. देन 2 विटामिन है जो यहाँ पे डेफिशिएंट हो जाते हैं. फर्स्ट इज थायमिन डेफिशिएंसी विच इज विटामिन B1 एंड विटामिन K डेफिशिएंसी. ये 2 डेफिशिएंसी है जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के केसेस में मिलती है. एंड थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? यू ऑल नो वर्निक्स एंकेफेलोपैथी. इसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और ब्लैकआउट्स भी हो सकते हैं मदर को. देन देयर इज puerperal sepsis. So any infection of the genital tract which occurs as a complication of delivery is known as puerperal sepsis. Genital tract में कोई भी infection हो गया due to the complication of the delivery, it is known as puerperal sepsis. तो इसमें क्या क्या हो सकता है? एंडोमेट्राइटिस, या तो एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन है, या फिर दोनों एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम विच इज नोन एज एंडोमायोमेट्राइटिस, या फिर ऑल द 3 लेयर्स एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, तीनों ही आपके इन्फ्लेम हो गए. तो दिस इज नोन एज, ऑल कॉम्बिनेशन इज नोन एज पेल्विक सेलुलाइटिस. So thank you for your patience hearing. That's all for today.